नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा पीटी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसका पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को अपलोड कर दिया गया, जो नहीं देख जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। इसमें टोटल आपके 100 प्रश्न हैं। 100 में से आप सभी लोग कितने प्रश्न सही करते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पीआईएल लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तब भारत के मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती थे। पीएन भगवती का पूरा नाम क्या है? तो प्रफुल्ल चंद्र नटवर लाल भगवती इनका पूरा नाम है। और आपको ध्यान रखना है कि 17वें मुख्य न्यायाधीश थे और इनका जो कार्यकाल था 1985 से 86 इनका कार्यकाल था। संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके गलत है? तो देखिए कौन सा कथन आपके गलत है। धन विधेयक का संबंध अनुच्छेद 110 से है। यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, ना कि एक निजी सदस्य के द्वारा। तो ठीक है। लोकसभा राज्यसभा की सीधी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। तो ये पॉइंट आपका ठीक है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। तो ये भी ठीक है। जो धन विधेयक है केवल आपके लोकसभा में पेश किया जाता है। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि धन विधेयक पर जो है राज्यसभा का कोई भी पावर नहीं होता है। राज्यसभा ना तो इसे अस्वीकार कर सकता है, ना तो इसे संशोधित कर सकता है। सिर्फ संशोधित करने का सिफारिश कर सकता है, इसे लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 108 में है। ठीक है, अनुच्छेद 108 में है। संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, इसके जो अध्यक्षता है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर लोकसभा के अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं किया गया है? तो भारत के संविधान में लोकसभा उपाध्यक्ष का जिक्र किया गया है। उप प्रधानमंत्री इसका जिक्र नहीं है। राज्यसभा का उपाध्यक्ष इसका जिक्र है। राज्य विधानसभा का उपाध्यक्ष इसका इसका भी जिक्र है। तो आपके बी ऑप्शन है, बी का जिक्र नहीं है। आपको याद रखना है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। अभी तक जो है भारत में 7 उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन जो है राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो आपको ध्यान रखना है 44वां संविधान संशोधन 1978 प्रदान करता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर समझिएगा, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति किसी भी कोई अगर बिल है, बिल कोई आपकी बिल है, राष्ट्रपति वापस आपके मंत्रिमंडल के पास भेज देते हैं, मंत्रिमंडल के पास में। ठीक है, अगर मंत्रिमंडल इसी बिल को वापस फिर से राष्ट्रपति को भेज देता है तो राष्ट्रपति को इस पर साइन करना अनिवार्य है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो जो आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु का निर्धारण नहीं किया गया है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं इनका रिटायरमेंट उम्र क्या होता है? तो 65 होता है। जबकि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं इनका आपके 62 वर्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो जो भारत के राष्ट्रपति अपना शक्ति का प्रयोग जो है मंत्रियों के द्वारा करते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा करते हैं, मंत्रिमंडल के द्वारा करते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जिक्र आपके अनुच्छेद 53 में इसका जिक्र है। ठीक है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। भारत में जो पंचायती राज है ये प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों के विकेंद्रीकरण का। तो बिल्कुल ठीक है। लोगों की सहभागिता का, ये भी ठीक है। सामुदायिक विकास का, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो सारे पॉइंट आपके ठीक हैं।
तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है पंचायत को संवैधानिक मान्यता दिया गया है। पंचायत को जो है संवैधानिक मान्यता दिया गया है, इसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। जबकि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है नगर परिषद को संवैधानिक मान्यता दिया गया है। जो नगर निगम है उसे संवैधानिक मान्यता दिया गया है। ये लागू कब हुआ है? तो 1993 में आपके लागू हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत किया जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है और राज्य सरकार जो है इसे विधानसभा के पटल पर रखता है। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, जो रॉलेट एक्ट है आया कब था? तो मार्च 1919 में आया था और इसका लक्ष्य क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी करना, ये भी गलत है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, ये भी गलत है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, ये आपके ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें था कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करके उसे जेल में रखा जा सकता था। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक है? जो आत्मीय सभा है इसके संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक है। जो आत्मीय सभा इसकी स्थापना कब होता है? तो 1815 में इसकी स्थापना होता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना कब होता है? तो 1828 में होता है। किसके द्वारा? तो दादा भाई नहीं, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया जाता है ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। उसके बाद आपको याद रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया। कब किया गया? तो 1875 में किया गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है? तो शुरुआत में बंबई में होता है, जबकि 1877 में इसका हेडक्वार्टर को जो है लाहौर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, लाहौर ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको याद रखना है। जो स्वामी विवेकानंद है इनके द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था 1897 में। 1897 में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम में कौन सा है? तो देख लीजिए सही क्रम में कौन सा आपके है। सबसे लास्ट में कौन सा युद्ध लड़ा गया है? तो सरहिंद का युद्ध सबसे लास्ट में लड़ा गया है। कब लड़ा गया है? तो 1555 में लड़ा गया है। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो कन्नौज है इसका युद्ध कब लड़ा गया है? कन्नौज का, तो कन्नौज का युद्ध जो है 1540 में लड़ा गया है। ठीक है, 1540 में जो है कन्नौज का युद्ध लड़ा गया है। उसके बाद बचता है देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध कब लड़ा गया है? तो देवरा का युद्ध 1531 में लड़ा गया है। ठीक है, देवरा के बाद आपका आ जाएगा चौसा। ठीक है, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया है? जो आपके चौसा है इसका युद्ध 1539 में लड़ा गया है। सब लोग ध्यान से याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 में हुआ है। और जो मालाबार में मोपला विद्रोह हुआ किसका परिणाम था? तो किस आंदोलन का परिणाम था? तो आपको याद रखना है कि खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। असहयोग आंदोलन मत मारिएगा, खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। किसने कहा आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हम इसे कसकर पकड़ना हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? किसके द्वारा बोला गया है? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया है। और कब बोला गया है? तो 1942 में बोला गया है। और आपको याद रखना कि करो और मरो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। करो और मरो का नारा आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बहुत ही अच्छा सवाल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो बदरुद्दीन तैयब जी हैं। ये कब बनते हैं? तो 1887 में बनते हैं, मद्रास में बनते हैं। ठीक है। दूसरे कौन है? तो रहमतुल्लाह सयानी है, 1896 में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं? तो कलकत्ता में बनते हैं, कलकत्ता में बनते हैं। और आपको याद रखना है कि वंदे मातरम जो है पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो किस लोकेशन पर आपके प्राप्त हुआ है?
तो मेहरगढ़ पर मिलता है। मेहरगढ़ कहाँ पर है? तो वर्तमान में मेहरगढ़ आपके पाकिस्तान में स्थित है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय में प्राप्त होता है? तो कनिष्क के समय में प्राप्त होता है। और आपको याद रखना कि कनिष्क के शासन काल में जो है चौथा बौद्ध संगति का आयोजन कुंडल वन में होता है। कुंडल वन जम्मू कश्मीर में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्व घोष। अश्व घोष जो है इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, उपाध्यक्ष थे, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष पराजित किया? तो सेलुकस को जो है 305 ईसा पूर्व में पराजित किया। 305 ईसा पूर्व में आपके पराजित करता है। तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन है? उसका नाम क्या है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय उसका नाम है। चंद्रगुप्त द्वितीय उसका नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मनसद ए आली के नाम से संबोधित करता था? तो कौन करता था? ये आपकी बहलोल लोदी करता था। ठीक है, बहलोल लोदी करता था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों अभियानों को कालक्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, तो व्यवस्थित कर लीजिए। पहला आपके है दोआब कर वृद्धि कब करता है? तो 1325 में करता है। उसके बाद देखिए राजधानी परिवर्तन करता है, कब करता है? 1326 में करता है। 1329 में जो है सांकेतिक मुद्रा जारी करता है। 1329 में जो है सांकेतिक मुद्रा जारी करता है। कराचिल अभियान आपको याद रखना है 1337 से 38 के बीच में करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसे आप लोग देख लीजिए। तो 2, 3, 1, 4 हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? भारत का पहला पेपरलेस बजट कौन है? तो 2021 और 22 जो है भारत का पहला पेपरलेस बजट है। इसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है कि पोंग और तापू खाली स्थान राज्य के लोकप्रिय नृत्य है। तो किस राज्य का है? ये आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? इसमें से कौन आपके एक जो है जल प्रदूषक नहीं है? आर्सेनिक, क्रोमियम, गाद, ये तीनों आपके जल प्रदूषक हैं। जबकि हिमनद आपका जल प्रदूषक नहीं है। तो हिमनद क्या है? ताजे पानी का स्रोत है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक आपके सही सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सही सम्मिलित नहीं है। तानिया रिचर्ड्स, इनका संबंध हॉकी से है, तो ठीक है। पाल पोगबा, इनका संबंध फुटबॉल से है, ये भी ठीक है। पमेला जिलिमो, इनका संबंध भारोत्तोलन से, ये गलत है। आपको याद रखना है कि एक धावक है किस देश की? तो केनिया की धावक है। ठीक है, ये केनिया की धावक है। उसके बाद है किरण पोलार्ड, इनका संबंध क्रिकेट से, तो आप सभी लोग जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की है? तो मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया है? तो डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया है। मानव विकास सूचकांक पहली बार कब जारी किया गया है? तो 1990 में पहली बार जारी किया गया है। डब्ल्यूटीओ का पूर्ववर्ती नाम क्या है? तो इसका पूर्ववर्ती नाम आपके गैट है। ठीक है, इसका पूर्ववर्ती नाम गैट है। द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इसका फुल फॉर्म था। ठीक है, जो डब्ल्यूटीओ है इसकी स्थापना कब होता है? तो इसकी स्थापना 1995 में इसकी स्थापना होता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1995 में होता है, 1 जनवरी 1995 को। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है कि जो सिलिकॉन वैली है सैन फ्रांसिस्को के पास में स्थित है। सैन फ्रांसिस्को किस देश में है? तो अमेरिका में स्थित है। ठीक है, अमेरिका देश में स्थित है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है। तो जैविक घटक, जो जैविक घटक है इसमें कौन कौन आपके शामिल है? तो उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक आपके शामिल हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो कब स्थापित किया गया था? तो 2010 में स्थापित किया गया था। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। और इसका 4 आपके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर है? तो भोपाल में है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। उसके बाद आपका है पुणे में है, महाराष्ट्र के पुणे में।
चेन्नई में है, ठीक है? और आपके कोलकाता में है, कोलकाता में है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैविक ऑक्सीजन डिमांड एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, तो किसमें ये सूचकांक है? जलीय वातावरण का है, मृदा का है, वायु का है, उपरोक्त सभी का है, तो किसका है? तो आपको याद रखना है कि जलीय वातावरण का है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय क्या है? इसका थीम क्या है? तो देख लीजिए थीम क्या है? विकसित युवा, विकसित भारत है, ठीक है? विकसित युवा, विकसित भारत है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व बानी जयराम का निर्धन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका जो संबंध है संगीत से इनका संबंध है और आपको ध्यान रखना है कि आपके पार्श्व गायिका हैं। पार्श्व गायिका किसे बोला जाता है? जो आपके पर्दे के पीछे से गाती हैं उन्हें बोला जाता है पार्श्व गायिका बोला जाता है। नेक्स्ट है कि 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो इसमें जो पहला स्थान मिला है उत्तराखंड की झांकी को पहला स्थान मिलता है। दूसरा स्थान आपको याद रखना है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र की झांकी को मिला है। तीसरा स्थान जो है उत्तर प्रदेश की झांकी को मिलता है। 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्दुल फतह अल सीसी। अब्दुल फतह अल सीसी थे, ठीक है? दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु इस फिल्म को वेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु इस फिल्म को जो है वेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है। तो द कश्मीर फाइल्स को चुना गया है, द कश्मीर फाइल्स को चुना गया है। जबकि फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब जो है RRR के द्वारा जीता गया है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अमरप्रीत सिंह, उनका नाम है। जबकि वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो विवेक राम चौधरी हैं, विवेक राम चौधरी हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान पहला है? तो नारियल के उत्पादन में पहला स्थान आपके केरल को मिला है, ठीक है? पहला स्थान आपके केरल को मिला है, दूसरा स्थान कर्नाटक को मिला है और जो तीसरा स्थान है ये आपके तमिलनाडु को मिला है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 33% भूभाग पर वनावरण का लक्ष्य प्राप्त किया है? तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में जो है 33% आपके वन है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ओवरऑल जो कितने भूमि पर वृक्षावरण है? तो 24.62% इलाके में जो है आपके वृक्षावरण है ओवरऑल, ठीक है? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितने टीम भाग लेगी? यहाँ पर भाग लेगी ये आपके हो चुका है, ठीक है? कितने टीमों ने भाग लिया इसे कर लीजिएगा। तो आपको इसमें याद रखना है कि 5 टीम आपके भाग लिया है। इसका विजेता कौन है? तो विजेता आपके मुंबई इंडियंस है। जबकि उपविजेता कौन है? तो दिल्ली आपके उपविजेता है, ठीक है? दिल्ली आपके उपविजेता है। सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? तो स्मृति मंदाना, स्मृति मंदाना जो है सबसे महंगा खिलाड़ी है। इनका इनका बोली कितने में लगाया गया था? तो 3.40 करोड़ में लगाया गया था, ठीक है? 3.40 करोड़ में लगाया गया था। नेक्स्ट है कि नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? उस योजना का नाम क्या है? तो युवा 2 उस योजना का नाम है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इनका संबंध भारत के पंजाब राज्य से, भारत के पंजाब राज्य से है। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो 2026 का जो आयोजन है भारत और श्रीलंका में किया जाएगा, भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो आपको याद रखना है यूएसए प्लस वेस्ट इंडीज, ठीक है? यूएसए प्लस वेस्ट इंडीज में किया जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से है? तो जो आपके राष्ट्रमंडल खेल 2022 है, इसका आयोजन आपके ब्रिटेन में होता है। तो इसमें पूछा गया कि आपके जो सुधीर लाठ हैं, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है भारोत्तोलन से, ठीक है? वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है।
जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 हुआ था, इसमें भारत के द्वारा कुल कितना पदक जीता गया था? तो भारत के द्वारा कुल आपके 61 पदक जीता गया था। इसमें आपको याद रखना है कि 22 आपके स्वर्ण है, 22 आपके स्वर्ण है, 16 आपके सिल्वर है, और आपको याद रखना है कि जो 23 आपके जो है 23 ये आपके ब्रॉन्ज है, 23 आपके ब्रॉन्ज है। किसे बोलते हैं? 22 आपके गोल्ड है, 16 सिल्वर है, 23 आपके ब्रॉन्ज है। बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो आपको याद रखना जो प्राथमिक घाटा है 2.3% है, 2.3% है। अगर इसे पैसे में बोलिएगा तो कितना हो जाएगा? 7.06 लाख करोड़, ठीक है, लाख करोड़ आपके घाटा है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? जो आपके सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य के नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को जो है सिक्किम का नया राज्यपाल बनाया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुलाब चंद्र कटारिया कहाँ के राज्यपाल हैं? तो आपको याद रखना ये असम के राज्यपाल हैं, ठीक है। असम के राज्यपाल कौन है? तो गुलाब चंद्र कटारिया हैं। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना बने हैं, आयुष्मान खुराना बने हैं। वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन जो है जापान के हायाकिरी में किया गया है, हायाकिरी में किया गया है। और आपको याद रखना है कि ये कौन सा अभ्यास है? तो वायुसेना का अभ्यास है, ठीक है। ये आपके वायुसेना का अभ्यास है। ये आपके वीर गार्जियन, अगर पूछा जाएगा धर्म गार्जियन किससे होता है, तो ये भी आपके होता है जापान से होता है, ठीक है। जो आपके धर्म गार्जियन है ये भी आपके जापान से होता है, भारत और जापान के बीच में होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो जो आदि महोत्सव है इसका शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जनजातीय मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। जबकि आपको याद रखना है कि अगर बोल देगा कि एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बाबर आजम को दिया गया है। अगर बोल देगा टेस्ट का किसे दिया गया है? तो बेन स्टोक को दिया गया है टेस्ट का, ठीक है। और ओवरऑल बोल देगा तो बाबर आजम हो जाएगा, ठीक है, बाबर आजम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? इनका संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध विज्ञान से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोगों को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध राजनीतिक शरद यादव, ठीक है, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव जिनका हाल ही में जो है निर्धन हो गया, वह कितनी बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं? तो लोकसभा के लिए आपके 7 बार चुने गए हैं, ठीक है। लोकसभा के लिए आपके 7 बार चुने गए हैं और राज्यसभा के लिए 3 बार चुने गए हैं। राज्यसभा के लिए आपके 3 बार चुने गए हैं। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा की है? तो कुल आपके 51 दिनों की यात्रा की है। जो रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास से यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? तो आपको याद रखना है कि वाराणसी से प्रारंभ की थी। इसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और कितने देश से होकर गुजरेगी? तो दो देश से होकर गुजरेगी। और कितने राज्य से होकर गुजरी है? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद आपको हो जाएगा असम, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 5 राज्यों से होकर गुजरी है और 2 देश से होकर आपके गुजरी है। कितना दूरी आपके तय किया है? तो आपको याद रखना है लगभग जो है 3200 किलोमीटर आपने दूरी तय किया है, 3200 किलोमीटर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? तो किससे किया है? ये आपके दक्षिण अफ्रीका से किया गया है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से किया गया है। भारत में लाया भी गया है। कहाँ पर लाया गया है? तो मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में लाया गया है। और आपको याद रखना है कि जो नामीबिया है, नामीबिया से 8 चीता लाया गया था, उसमें एक चीता की मृत्यु हो गई। जो चीता की मृत्यु उसका नाम क्या है? तो सासा उसका नाम है। जिस भी चीता का मृत्यु हुआ है उसका नाम क्या था? तो सासा उसका नाम था। आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी जो बुक है, इसके लेखक कौन है? तो सुधा मूर्ति इसके लेखक हैं। प्रति वर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है। शहाबुद्दीन चुप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो बांग्लादेश के नया राष्ट्रपति बनाया गया है।
शहाबुद्दीन टिप्पू को। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई? तो 1983 में किया गया। और इसकी स्थापना कहाँ पर किया गया है? तो अंटार्कटिका में इसकी स्थापना किया गया है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो मैत्री है, इसकी स्थापना 1989 में किया गया था। और आपके जो एक है भारती, इसकी भी स्थापना जो है अंटार्कटिका में किया गया है। तो ये तीनों आपको नाम याद रखना है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युगों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। जनजातीय राज्य लिम्बू, जो लिम्बू है, इसका संबंध किस राज्य से है? सिक्किम से, तो बिल्कुल ठीक है। जो कार्बी है, इसका संबंध आपके असम से है, ना कि हिमाचल प्रदेश से है। डोगरिया, इसका संबंध उड़ीसा से है। ये आपके पॉइंट ठीक है। तो इसमें सही सम्मिलित कौन है? तो 1 और 3 आपके सही सम्मिलित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसमें आपको याद रखना है कि मिशिगन झील आपकी सबसे बड़ी झील है। इसमें आपको याद रखना है कि जो ग्रेट झील है, ग्रेट झील में आपके 5 झील है। 5 झील है, कौन-कौन झील है? तो सुपीरियल है, सुपीरियल है, मिशिगन है, मिशिगन है, ठीक है, मिशिगन हो गया। उसके बाद ओंटारियो हो गया, ओंटारियो, ओंटारियो हो गया, हेरॉन है और ईरी है। ये 5 झील आपको याद रखना है। इस 5 झील में जो आपके मिशिगन झील है, केवल आपके यूएसए में, केवल आपके यूएसए में, जबकि सुपीरियल झील, ओंटारियो झील, हेरॉन झील और ईरी झील, ये आपके चारों जो है यूएसए और कनाडा में, यूएसए और आपके कनाडा में, इतना आपको याद रखना है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितना है? तो 0.01% है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन कितना है? तो नाइट्रोजन जो है 78% है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आपके है 21% है, 21% आपके ऑक्सीजन है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? इसमें से कौन सी जो आपके जलधारा है, गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो देख लीजिए। इसमें आपको याद रखना है कि जो पेरुवियन है, ये आपके ठंडी जलधारा है, जबकि सुसीमा और एल नीनो ये आपके गर्म जलधारा है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है स्थल तथा समुद्रों का विभेदित तापमान है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप समझिएगा, ये अपना भारत देश है, अपना भारत देश है। गर्मी के दिनों में भारत में जो है लो प्रेशर बनता है, ठीक है। इसका मतलब हवा ऊपर उठेगा, जबकि समुद्र में आपके हाई प्रेशर बनता है। तो जब हवा ऊपर उठेगा, तो इसका मतलब नीचे में हवा खाली हो गया। तो जो खाली स्थान को भरने के लिए जो है आपके हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आपके हवा चलता है, तो भारत में आपके मानसून आ जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि नौकरेक जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? जो आपके नौकरेक जैवमंडल क्षेत्र है, आपके मेघालय में स्थित है, मेघालय में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा डेल्टा कैंप कैमरॉन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? कौन सा आपके जो डेल्टा है, कौन सा आपके डेल्टा जो है कैंप कैमरॉन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है कि कोरोमंडल टेट आपके स्थित है, ठीक है। कोरोमंडल टेट स्थित है। इसका विस्तार जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? इसमें से किसका आपकी कोई इकाई नहीं है? तो सापेक्षिक घनत्व का आपके कोई भी इकाई नहीं है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए अस्ट्रेलागमोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो किसे मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है? तो पृष्ठ तनाव को मापने के लिए किया जाता है। यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है, तो उस पर किया गया कार्य क्या कहलाएगा? तो शून्य कहलाता है, ठीक है। अगर वृत्ताकार पथ पर घुमाया जा रहा है, तो उसका किया गया काम क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य नहीं है? तो इसमें से देख लीजिए आपके कौन सा कथन आपके सत्य नहीं है। तो रूपांतरण के दौरान जो है निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, तो आपके ये सही नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि बाकी ऑप्शन आपके ठीक है। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, तो ठीक बात है। ऊर्जा किसी कार्य को करने में क्षमता की माप है, तो सही बात है।
ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला की रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगा? तो आपको इसमें याद रखना है, जो सबसे कम भार दिखाएगा जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निर्मंजित हो जाए, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बेरोसिलिकेट बेरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि किस लिए प्रयोग किया जाता है, उसके पीछे क्या कारण है? तो कारण है क्योंकि यह जो आपके अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है, इसीलिए। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है, विस्फोट के कारण जो है समुद्र तल पर बनने बनने वाली लहरों को क्या बोला जाता है? तो अनुधर बोला जाता है। ठीक है, अनुधर बोला जाता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर समुद्र में सिंपल लहर उठता है तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे आपके अनुप्रस्थ बोला जाता है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? जो हाइड्रोजन अणु का नाभिक है वो आपके किससे बना होता है? तो केवल आपके एक प्रोटॉन से बना होता है, केवल आपके एक प्रोटॉन से बना होता है। निम्न में से कौन सा विकल्प जो है सहसंयोजक यौगिक का गुण है? इसमें से कौन सा जो आपके विकल्प जो है सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? तो देख लीजिए आपके कौन आपके गुण नहीं है। निम्न गलनांक और क्वथनांक ये आपके है, उच्च गलनांक और क्वथनांक ये आपके नहीं है, ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक ये है, जल में अविलय और कार्बनिक विलायकों में विलय, तो ये भी है। तो इसका आंसर बी आपके हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इथेनॉल को इथेल में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रोडेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें आपको याद रखना है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व धातु है तो कौन है? लिथियम है। ठीक है, लिथियम है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदासीन गैसीय परमाणु के वाह्यतम कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसकी आवश्यकता होती है, तो आपको ध्यान रखना है आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसे दोबारा देखिएगा कि उदासीन गैसीय परमाणु के वाह्यतम कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। निम्न में से प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रति अम्ल के संगठक के रूप में जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूरज की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूरज की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? तो आपको याद रखना है ब्रोमीन गैस बनती है। ठीक है, ब्रोमीन गैस बनती है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होता है? तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? उस प्रक्रिया को जो है संक्षारण बोला जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उदाहरण है लोहे का जंग लगना, जो लोहा होता है उसमें जंग लग जाता है, तो आपके संक्षारण का उदाहरण है। साथ ही आपके देखिएगा जो चांदी होता है वो आपके काला हो जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन करता है? एथोलॉजी करता है। ठीक है, एथोलॉजी करता है। जबकि जो ये क्या हो गया इसके जबकि आपके एंथ्रोलॉजी है, एंथ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मानव जाति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है कि एंटोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो रोगों के कारण का अध्ययन किया जाता है। जबकि एंटोमोलॉजी, इसमें जो है कीटों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि किस कोशिकांग को जो कोशिका का मास्टर बोला जाता है? तो नाभिक को बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक पौधे को कठोर एक पौधे को जो है कठोर और मजबूत बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आपके अस्थायी जो ऊतक है एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो कौन बनाता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा बनाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा बनाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? इसमें से दूध का प्रोटीन कौन है? तो जो आपके केसिन है ये आपके दूध का प्रोटीन है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो आपके कैरोटीन है
कैरोटीन। कैरोटीन के कारण जो आपकी गाय का दूध होता है पीला होता है, ठीक है? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है, लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या बोला जाता है? तो उन्हें जो है समरूप अंग बोला जाता है। इसे आप दोबारा देखिएगा कि जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है, लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें आपके समरूप अंग बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक अंततः परजीवी का उदाहरण है? इसमें से कौन आपका जो है एक परजीवी का उदाहरण है? तो आपका जो फीता कृमि है एक परजीवी का उदाहरण है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? जो ऑक्टोपस होता है, इसके खून का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है, ठीक है? नीला होता है। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? मानव शरीर के किस अंग पर जो है एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो आपको याद रखना है हृदय पर की जाती है, ठीक है? हृदय पर, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो आपको याद रखना है पीयूष ग्रंथि उत्तरदायी है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? तो अगर कोई व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है, शुगर से, तो वो आपके नेत्रदान कर सकता है, जबकि रेबीज, हैजा, टिटनेस से अगर पीड़ित है, तो आपको याद रखना है कि नेत्रदान नहीं कर सकता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन-सा पदार्थ जो है तंबाकू में मौजूद होता है? जो तंबाकू होता है उसमें क्या उपलब्ध होता है? तो आपको याद रखना है निकोटीन आपके उपलब्ध होता है तंबाकू में। तंबाकू में जो है निकोटीन उपलब्ध होता है, जबकि कॉफ़ी में जो है कैफ़ीन आपके उपलब्ध होता है, ठीक है? नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से लघु उद्योग की क्या समस्या है? जो लघु उद्योग है उनकी समस्या क्या है? तो देखिए उनकी समस्या क्या है? पूंजी का अभाव होता है, बिल्कुल ठीक है। विपणन जानकारी का अभाव होता है, मार्केटिंग का, ये भी ठीक है। कच्चे माल का अभाव होता है, ये भी ठीक है। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेनबेट का संबंध है। जो सेनबेट है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू हुआ? बहुत ही अच्छा सवाल है। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू होता है? तो 1862 में प्रथम बार शुरू होता है। निम्न में से कौन-सा एक भारतीय रिज़र्व बैंक का कार्य नहीं, इसमें से कौन आपके जो है भारतीय रिज़र्व बैंक का काम नहीं है? तो देख लीजिए, साख नियंत्रण ये तो काम है, साख सृजन छोटे बैंकों का काम है, ना कि आरबीआई का। मौद्रिक नीति का निर्माण करना ये काम है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में काम करना, तो सही बात है, सर्वोच्च संस्था के रूप में काम करना, ये भी काम आपका है। तो इसमें आपके बी आपके गलत हो जाएगा, बाकी मैथ का सवाल है, तो आंसर देख लीजिएगा। जो 96 इसका आंसर बी हो जाएगा, 97, बी, 98, डी, 99, बी, 100, ए, ठीक है? तो आप सभी लोग कितने क्वेश्चन सही किए उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो में दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।